नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ यानी इंडियन सॉइल। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों को कवर करेंगे। तो पहले हम भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार के मिट्टियों को विस्तार से पढ़ेंगे और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मृदा क्या होता है यानी सॉइल क्या होता है। तो मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की प्रक्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती हैं। यानी जो मृदा होता है इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। जो आपके घर में या फिर खेत में जो मृदा मिट्टी दिखती है इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। वहीं बात करें इसके अध्ययन के बारे में, तो इसके अध्ययन का जो विज्ञान होता है उसे मृदा विज्ञान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठा दलदली मिट्टी, सातवां मरुस्थलीय मिट्टी और आठवां लवणीय मिट्टी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मृदा क्या होता है और इसको बनने में कितने साल लगते हैं और मृदा के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहा जाता है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिसाब से मिट्टियों को कितने भागों में वर्गीकृत यानी विभाजित किया गया है। तो बात करें भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में, तो 4 प्रकार की हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा लेटेराइट मिट्टी। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है जो आप लोग देख सकते हैं। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा ह्यूमस। आप लोग नाइट्रोजन फास्फोरस तो जानते होंगे, जो हम लोग खाद जो खरीदते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस ये होता है जो मिट्टी में डालते हैं। लेकिन ह्यूमस क्या होता है? तो बात करें ह्यूमस के बारे में, तो यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। यह पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने यानी विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। इसको डालने से हमारे जो खेत की उपजाऊ क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोग यहाँ पे मैप में या फिर ये जो फिगर है इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी, तो इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती हैं। और जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यानी जो सबसे जो मिट्टियों का जो 8 प्रकार हैं उनमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। और ये पहाड़ों द्वारा जो ऊपर से जो गाद होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो सड़ गल के जो भी आता है उसको बहा के नीचे लाती है और इसको बिछा देती है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ऊपर से जो पहाड़ों से जो पत्तियां हैं या फिर जो ह्यूमस है उसको बहा के नीचे लेके आती है और ये इसीलिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो बात करें अगर इसके क्षेत्र के बारे में, तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, ये आप लोग देख सकते हैं, ये संपूर्ण जो है उत्तरी मैदान और ये तटीय मैदान, यहाँ पे इसका जो है विस्तार पाया जाता है। और इसमें जो प्रचुरता है वो चूना तथा पोटेशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कमी की बात करें, जैसा कि हमने बताया था कि जो भारतीय मिट्टी है उसमें किस चीज़ की कमी है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। अगर इसको जो है डाल दिया जाए तो इसकी उपजाऊ क्षमता और ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं बात करें जलोढ़ मिट्टी में जो फसलें उपजती हैं उसके बारे में, तो ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी इसमें की जाती है और इसमें अच्छा फसल होता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। देखिए, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। जो बांगर होता है उसे
पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो खादर होता है उसे नई जलोढ़ मिट्टी, यानी जो पहाड़ों से जो नदियाँ मिट्टी लेके आती हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में बिछा देती हैं, तो जहाँ पे मिट्टी आता रहता है और वहाँ बाढ़ आया और वहाँ से पानी आया, तो उस तरीके से जो मिट्टी आती है वो नई जलोढ़ होती है। ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर ये नदी है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये नदी है, तो जो नदी के किनारे के जो क्षेत्र होंगे ये होगा जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हमेशा जब बाढ़ आएगा, ज़्यादा पानी होगा, तो अपने साथ जो मटेरियल लाती है उसको यहाँ पे बिछा देती है। तो ये हो गई नई जलोढ़ मिट्टी। और जो दूर के क्षेत्र हैं, जैसे ये सब क्षेत्र हो गया, यहाँ पे नदियों का पानी जल्दी नहीं पहुँचता है, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी ये नदियाँ इस जगह को छोड़ चुकी हैं और नदियाँ सिर्फ इतने में बह रही है। तो ये जो किनारे के जो क्षेत्र होंगे ये हो जाएंगे बांगर, यानी ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। यानी नदियाँ पहले चौड़ी रही होंगी, तब यहाँ पे मिट्टी रहा होगा, और जब पतली हो गई तो ये इलाका जो है नई जलोढ़ हो गया। तो यहाँ की जो मिट्टी होगी बहुत उपजाऊ होगी। तो हम लोग देखें कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, बांगर, और दूसरा खादर। खादर क्या है, नई जलोढ़, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है खादर मिट्टी। और जो बांगर होता है इसके कंपैरिजन में ये कम उपजाऊ होता है। अब हम बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, ये बेसाल्ट चट्टानें जब ज्वालामुखी निकलता है, यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इसमें जो लावा निकलता है, मटेरियल निकलता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो इस तरीके से ये बेसाल्ट की चट्टानें बन जाती हैं। और फिर यही लाखों सालों में टूट टूट कर महीन हो जाता है, बारीक हो जाता है, दानेदार हो जाता है, तब ये काली मिट्टी बन जाता है। आप लोग ऐसा देख सकते हैं। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी क्योंकि ये लावा से बना है, और इस मिट्टी का रंग जो है काला होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि किसके कारण होता है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है वो काला होता है। वहीं बात करें इसके क्षेत्र के बारे में, तो आप लोग जैसा कि मैप में देख सकते हैं कि ये जो दक्षिण भारत है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे इसका ज़्यादा विस्तार है। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में आता है कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसमें कपास बहुत भारी मात्रा में पैदावार होता है। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। जैसा आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जब धूप लगा तो ये टूट जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, इसीलिए इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि इसका लाल रंग क्यों होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और लाल मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो लोहा और सिलिका इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह मिट्टी तमिलनाडु, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा विस्तार इसका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। एग्जाम में आ सकता है, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है लाल मिट्टी, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा फसल होता है, तो बाजरे की। वहीं बात करें, जब ये लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी ये जल योजित हो जाती है, तो ये इसका जो रूप है वो बदल जाता है, यह पीला दिखाई देने लगता है। जब यह सूखा रहेगा तब लाल दिखाई देगा, और जब यह जल सोख लेगा यानी जल योजित हो जाएगा तब यह पीला दिखाई देने लगेगा। तो लाल मिट्टी हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में।
तो यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी पड़े, तो वहां पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसे मखरेली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अगर पूछा जाए कि लेटराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है, एग्जाम में पूछा गया है, और इसी कारण यह लाल हो जाता है। इस मिट्टी में निछालन यानी लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और जो लेटराइट मिट्टी है इसका उपयोग ज़्यादातर ईंट बनाने के लिए किया जाता है। लेटराइट मिट्टी के बाद हम लोग लवणीय मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे हम लोग लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी को रेह, कल्हर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पे ये पाया जाता है उसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। यानी ये जो गुजरात का कच्छ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यह देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। तो इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है, जहाँ पर हिमालय का विस्तार है, और यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे भाई पर्वत रहेगा वहीं पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। और पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। देखिए यहाँ से ये कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक इसमें ये जो है पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और यहीं पे ये सारी चीज़ें, ये जो फल हैं सेब, नाशपाती और जो चाय पीते हैं हम लोग, ये पर्वतियों पर ही होता है। यानी जो पर्वतीय मिट्टी होती है वहीं पे होता है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। तो इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसे शुष्क मृदा भी कहा जाता है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा रेगिस्तान होता है, इसे मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। और मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती यहाँ पे की जाती है। अब हम बात करते हैं दलदलीय मिट्टी के बारे में। आप लोग जैसा कि फिगर में देख रहे हैं दलदलीय मिट्टी। तो दलदलीय मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। देखिए दलदली मिट्टी जो होती है बहुत ही मतलब इस टाइप की होती है कि वहाँ पे आप मकान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल धंस जाएगा तुरंत। और लेकिन इसमें ख़ास क्या बात होती है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से ये जो मिट्टी होता है बहुत उपजाऊ होता है। छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत ढेर सारे होते हैं। और दलदलीय मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच लगभग 6 से 7 होना चाहिए। यानी अगर इससे कम होगा तब भी फसल अच्छी नहीं होगी, और इससे अधिक होगा तब भी फसल अच्छी नहीं होगी। तो अगर जो 6 और 7 का जो पीएच मान है, इससे कम अगर होता है उसका पीएच मान, तो वो मिट्टी जो है अम्लीय हो जाएगी, यानी अम्लीय मिट्टी। और वही जो 6-7 जो पीएच मान है, इससे अधिक अगर उसमें होता है तो वो क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। लेकिन इसको दूर भी किया जा सकता है, उसकी जो अम्लीयता है या क्षारीयता है इसको दूर भी किया जा सकता है। तो अगर अम्लीय मिट्टी है तो इस मिट्टी को अम्लीयता कम करने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूना मिला देंगे। अगर चूना मिला देते हैं तो इसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। वहीं अगर क्षारीय मिट्टी है तो इसकी क्षारीयता को कम करने के लिए हम लोग इसमें जिप्सन अगर उपयोग करें, यानी उसमें मिला दें, तो उसकी जो क्षारीयता है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना।
अब हम लोग इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हमने बताया था कितने प्रकार की होती हैं, तो 8 प्रकार की होती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। ये सबसे ज़्यादा इसका विस्तार भी है और सबसे ज़्यादा ये उपजाऊ भी है। देखिए ये PCS 2014 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने बताया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। देखिए ये RRB 2004 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, हमने बताया था बांगर और खादर के बारे में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खादर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर, ऑप्शन बी, बांगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। देखिए ये APFC में पूछा गया है, SSC 2017 में पूछा गया है और ये 2015 में पूछा गया है। तो इसका सही अवरोही क्रम क्या है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले क्या है, जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल, काली और लैटराइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। जो हमने बताया था कि कपासीय मिट्टी किसे कहा जाता है या फिर कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि काली मिट्टी काला क्यों दिखाई देता है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण ये काली मिट्टी जो है काला दिखाई देता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो देखते हैं कि ये विस्तार सबसे अधिक नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी इन तीनों जगहों पे, यानी ऑप्शन आपका जो चौथा है यानी डी है, ये सही हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा जो है बोसार्ड लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। देखिए PCS 2015 में पूछा गया है। तो ये हमने आपको बताया था कि जो काली मिट्टी है वो लावा से बनता है, यानी जो बोसाल्ट लावा की जो चट्टानें हैं उनको टूटने से उसके बाद ये लाखों सालों में ये जो दानेदार बिल्कुल बारीक हो जाता है, तब ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। देखिए PCS जो है MPCS में 2014 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। देखिए ये जो है BPSC 2001 और SSC 2015 पूछा गया है। अभी हमने बताया था कि मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमने आपको बताया था ऑप्शन बी, चूना। अगर क्षारीयता पूछी जाए तो उसमें हम लोग जिप्सम मिला देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए अधिक उपयुक्त, यानी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए PCS 2015 में पूछा गया है, UP PCS। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटराइट मिट्टी। ये ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसी के साथ भारत की मिट्टी यानी इंडियन सॉइल पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी
आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो भारत की मिट्टी यानी इंडियन सॉइल पर तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं BSS ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए BSS ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।